Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Strong Your Base to Strong Your Future. This is दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आज हम करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें दो फेज थे। देखिए, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कैसे कैसे था। अगर आपको याद है तो 1991 में एलपीजी आया था, ऐसा ही था। तो 1991 में एलपीजी आया था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, 1991 में जो अपना बीओपी थी ना, बीओपी था वो था नेगेटिव। अब इस बीओपी को सही करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये एक लेके आई थी रिफॉर्म, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या लेके आई थी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है। अब इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म का पार्ट है एक बैंकिंग रिफॉर्म। क्या है? बैंकिंग रिफॉर्म। अब बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, जिसमें से एक पार्ट है क्या? बैंकिंग रिफॉर्म। तो कोई अगर आपसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है कि बैंकिंग रिफॉर्म किसका पार्ट है, तो आप कहेंगे जी इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक पार्ट बनता है क्या? बैंकिंग रिफॉर्म। ठीक है। अभी इसमें हुआ क्या, जब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म किया गया तो ये ना दो पार्ट में डिवाइड था। दो पार्ट में कैसे? एक बार तो किया गया 1991 में और दूसरी बार किया गया 1998 में, जिसे कहते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म फेज 1 और इसे कहेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म फेज 2। ठीक है। तो यहां पे जो सबसे मेन किरदार निभाया था वो निभाया था इन्होंने, किसने? एम नरसिम्हम ने। किसने? एम नरसिम्हम ने। ठीक है। तो इनकी कमेटी थी जिन्होंने बहुत सारे काम किए और इन्हीं की एक मेहरबानी थी कि आज हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव्ड है। ठीक है। नहीं तो मतलब ये लगा लीजिए कि बहुत ज्यादा अभी भी हमारा देश में जो बैंकिंग सेक्टर है वो लो लेवल पे होता, लेकिन इन्हीं की वजह से हमारा बैंकिंग सेक्टर जो रिफॉर्म है वो हाई लेवल पर आ चुका है। ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो है वो पार्ट है किसका? इकोनॉमिक रिफॉर्म का। और इकोनॉमिक रिफॉर्म किसके थ्रू लेके आए थे? एलपीजी के थ्रू हम लोग वहां पे लेके आए थे। और जो अपना बीओपी था मेनली इसको सही करने के लिए, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, इसे कहेंगे सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम लोग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लेकर आए थे इंडिया में। ठीक है। चलिए, तो इससे पहले अगर हमने जो भी पढ़ा वो अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि 1980 में और उससे पहले 1969 में टोटल मिला के 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, है ना। और मैंने बताया था आपको कि 1980 के बाद पूरी तरीके से मना कर दिया गया कि आप भी किसी भी बैंक को आप नेशनलाइज नहीं कर सकते हो। इसलिए नेशनलाइजेशन वहां पर मना कर मतलब बंद हो गया था। बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे इस चक्कर में। ठीक है। मतलब दंगे उस लेवल पे नहीं फिजिकली बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ थोड़े धरने हुए थे बहुत ज्यादा और उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। तो नेशनलाइजेशन करने के लिए मना कर दिया, लेकिन आज के टाइम पे मर्ज किया जाता है। ठीक है। अभी लास्ट 2019 में देखे तो भी मर्ज किया गया था। ठीक है। जैसे वो ओबीसी जो बैंक था उसको पीएनबी में मर्ज किया गया। ठीक है। तो आपने वो सब देखा था और हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। देखिए कहता है 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? सिंस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969 द बैंकिंग सेक्टर हैज बीन डोमिनेट किया जाता था किसके द्वारा? पब्लिक सेक्टर के द्वारा। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? फाइनेंशियल रिस्पर्शन हुआ, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज लिमिटेड थी। उस टाइम पे नो रिस्क मैनेजमेंट था, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। ठीक है। जैसे अभी तो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपन टेक्निक्स यूज करते हैं बहुत सारी, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी की बहुत शॉर्टफॉल्स थी। ठीक है। बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट का कोई वहां पे प्रावधान नहीं था। ठीक है। एनपीए का कोई लेना देना नहीं था। तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इस वजह से जो इकोनॉमिक सेक्टर को जो रिफॉर्म करना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसकी वजह से रिजल्ट क्या निकल कर आया था? लो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट नहीं होता था। पुअर असेट क्वालिटी, असेट की जो क्वालिटी थी वो पुअर रह गई थी। द कंट्री वाज कॉट इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस, डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत गहराई में चला गया था। हमारी जो जीडीपी है वो कंटिन्यू लो आती गई थी। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? डिसाइड किया कि हम लोग एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इकोनॉमिक रिफॉर्म का पार्ट बनता है क्या? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वर पार्ट ऑफ दिस पैकेज। ठीक है। इन अगस्त 1991 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमेटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हन। अब ये एम नरसिम्हन जो पर्सन थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, या आप कह लीजिए आपके एग्जाम से, चाहे वो आपका एग्जाम हो बैंक का
चाहे वो आपका एग्जाम हो नेट का, चाहे उसमें कॉमर्स के बच्चे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के बच्चे हैं, चाहे 11th 12th के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, सीए के सीएस के बच्चे हैं, सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एम नरसिम्हम ही एक ऐसे पर्सन रहे थे जो जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करने में सबसे ज्यादा योगदान अपना दिया था। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1991 में क्या है, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट कब हुआ था 1991 में, कब 17 दिसंबर को, अगस्त में बिठाई गई थी कमेटी और दिसंबर में इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशंस थी वो दे दी थी। तो रिकमेंडेशन क्या दी थी एम नरसिम्हन कमेटी ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन अंडर बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंस 1991। पहला था लोअरिंग SLR एंड CRR। देखिए शुरुआत में क्या था, शुरुआत में ना जो, अच्छा पहले ये बताइए SLR प्लस में CRR को मिला के कौन सी रेशियो बनती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था आरबीआई में, इसे कहते हैं हम लोग क्या, रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं, रिजर्व रेशियो, ऐसा देखा था। ठीक है, अब शुरुआत में क्या होता था, SLR और CRR का ना टोटल अमाउंट में रेशियो इन्होंने लगभग रखा था 40% के नियर, लगभग कितना, 40% के नियर। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर बैंक के पास पड़ा है 100 रुपया, अगर बैंक 40 रुपए दे रही है किसको, आरबीआई को, या कहीं भी वो सेव करके रख रही है, तो सिर्फ और सिर्फ 60% या 60 रुपए ही वो आगे लोन पे दे सकती है। ऐसा ही होगा तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोग डिमांड कम करेंगे, लोगों के पास जो है वो मतलब काम धंधा नहीं है, तो डिप्रेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो ये आप SLR और CRR का जो रेशियो मेंटेन करवा रहे हैं ना 40% में, इसे आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, अच्छा SLR क्या होता है, SLR जी हम लोग क्या नाम है अपने उसके गोल्ड में, कैश की फॉर्म में, या फिर अप्रूव्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म में अपने पास बैंक रखता है, और CRR क्या होता है, कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखते हैं। तो कहता है ठीक है आप जो सेव करवा रहे हो करवाओ, लेकिन कम करवाओ, ताकि अगर मान लो यहाँ पे आप 30 भी करवाते हो तो 10% से इंक्रीज हो जाएगा, लोगों की कुछ तो पैसा बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा इन्फ्लेशन होगा, नहीं तो डिप्रेशन ही रहेगा, और डिप्रेशन की वजह से क्या होगा, सारी प्रॉब्लम रहेगी, जीडीपी अपनी कम जाती रहेगी। ठीक है, तो पढ़ो देखो क्या कहते हैं, द हाइस्ट SLR एंड CRR रिड्यूस्ड द प्रॉफिट्स ऑफ द बैंक। प्रॉफिट्स जो थे बैंक के वो इनकी वजह से रिड्यूस हो जाते थे, कम हो जाते थे। द SLR हैज बीन रिड्यूस्ड 38.59 इन 1991 टू 25%। पहले कितना था, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 40% की, लगभग 40% रखना होता था, लेकिन उन्होंने क्या कितना घटा के कर दिया, 25% कर दिया इन 1997 में। दिस हैज लेफ्ट मोर फंड्स विद बैंक्स फॉर अलोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड सेक्टर को। तो हुआ क्या, सीधी सी बात है, जब अगर 25% ही अगर आपको सेव करना है तो बाकी 75% आप एग्रीकल्चर सेक्टर को दे सकते हो, इंडस्ट्री सेक्टर को दे सकते हो, सर्विस सेक्टर को दे सकते हो, अलग अलग सेक्टर्स में आप पैसा पहुंचा सकते हो, जिससे कंट्री की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यही काम करने के लिए इन्होंने कहा द CRR इज ए कैश रेशियो ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट टू बी मेंटेन्ड विद आरबीआई। कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, CRR क्या कहा, कहता आप हैज बीन बोट 15% रखते थे कितने 1991 में, उसे 4.1% तक लेकर आ गए, कब तक, 2003 तक। तो टोटल मिला के अगर आप देखो तो 40% तो लगभग इसका, और इसका अपने पास 15% लगभग इसका, तो लगभग आपके पास 55% ऑन एन एवरेज SLR प्लस में CRR का मेंटेन रखना पड़ता था, सेव करके रखना पड़ता था आरबीआई के पास या फिर खुद के पास। ठीक है, तो इसे घटा के बहुत कम कर दिया गया। द पर्पज इज टू रिलीज द फंड्स लॉक्ड अप विद आरबीआई। तो इसमें एक पर्पज क्या था कि जो आप पैसा जमा कर रहे हैं उसके बजाय आप जब बाहर भेजेंगे, आप लोगों को देंगे, तो मनी का सर्कुलेशन होगा, और मनी का सर्कुलेशन होगा तो कंट्री की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने की वजह से जीडीपी भी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी गई थी, जिसकी वजह से आज SLR और CRR बहुत लो रेट पे रखना पड़ता है बैंक्स को, और बैंक प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उसके बाद लोन भी अच्छा खासा दे रहे हैं कस्टमर्स को, और जो मनी का सर्कुलेशन देखें तो मनी का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से आज टाइम पर चल रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप पर बढ़ते हैं। तो कहता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है, हमने पढ़ा था NPA, ध्यान है,
एनपीए। ठीक है, अभी आप वैसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनपीए के बारे में आपको वैसे तो पता होगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो, प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैज बीन स्टार्टेड बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू इम्पार्ट प्रोफेशनलिज्म इन कमर्शियल बैंक्स। The purpose of prudential norms included proper disclosure of income, classification of assets, and provision of bad debts as to ensure that the book of commercial banks reflect the accurate and correct picture of financial position. तो इन्होंने क्या कहा कि आपको ने एक ऐसा गाइडलाइन प्रोवाइड करी जा रही है कि आप सभी बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो अपने जो भी असेट्स हैं कितनी, वो उसके बाद आपने किस किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है, आपके प्रोविजंस क्या हैं बैड डेट्स के, डिस्क्लोज करो अपने इनकम्स को। ये सारे के सारे चीजें आप हमें बताएंगे और हमको इससे पता लगेगा कि क्या एक्यूरेट रिजल्ट शो कर रही है आपका बैंक या आपकी कंपनी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बैंक जो है वो एक कंपनी है ना। तो क्या आपका जो बैंक है वो करेक्ट पिक्चर शो कर रही है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए ये लेकर आए थे। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक बड़ी चीज यहां पर लेकर आए जिसका नाम था एनपीए। इन्होंने कहा प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिक्वायर्ड बैंक्स टू मेक 100% प्रोविजन बनाओ अपने एनपीए पर। अब एनपीए पे 100% प्रोविजन बनाने का मतलब था कि 90 डेज का आप वेट मत करो, 90 डे के बाद वो अपने आप एनपीए बन जाएगा, तो आप उसका वेट मत करो, उसके लिए एक अलग से प्रोविजन, और 100% प्रोविजन बना के चलो, ये मान के चलना कि ये पैसा वापस नहीं आएगा। फंडिंग फॉर दिस पर्पस वाज प्लेस्ड एट ₹10,000 करोड़ फेज्ड ओवर 2 years। ठीक है, तो इस तरह से सारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स ये लेकर आए थे। सेकंड वाली भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद थर्ड की बात करें, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म। अब कैपिटल एडुकेसी नॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो इसमें जो अपने बेसल नॉर्म्स आते हैं, बेसल नॉर्म्स, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कहता था इसमें, कहता कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है इज द रेशियो ऑफ मिनिमम कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो। इन अप्रैल 1992 आरबीआई ने फिक्स किया कितना, 8%। By March 1996 all the public sector banks had attained the ratio of 8%. It was also attained by foreign banks। तो आरबीआई ने कहा कि जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में वो अपने आरडब्ल्यूए का कितना, 8%। आरडब्ल्यू बोले तो रिस्क वेटेज असेट्स होती है, ये वही फिर कह रहा हूं मैं, आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे सिर्फ सुन लीजिए, आपको जब रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि 8% जो है हमने सिक्योर करके रखना है, मतलब अपने पास संभाल के रखना है। ये बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड करे कि हर एक बैंक, चाहे वो डोमेस्टिक बैंक हो चाहे वो फॉरेन बैंक हो, आपको 8% CAR वो मेंटेन कर रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर बात करते हैं रिकवरी ऑफ डेट्स की। अब रिकवरी ऑफ डेट्स में क्या था, तो कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए रिकवरी ऑफ डेट्स की ड्यू टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 6 स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैज बीन सेट अप। तो 6 तरह के स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स यहां पर बनाए गए थे। एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल हैज आल्सो बीन सेट अप इन मुंबई। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्ट लेके आए थे 2000 में, जिसका नाम था क्या, सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट, एक मिनट, SURIFICURY, सरफेसी एक्ट। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट लेके आए थे 2000 में, और यहां पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, ताकि जो भी अपने पास डेट्स हैं उनको रिकवर करने के लिए जो कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, तो जितने भी अपने पास डेट हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई केस हो रहा है तो हमें वो जो केस है वो फास्ट ट्रैक पे चला के उसका समाधान हमें जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, तो रिकवरी, डेट्स की रिकवरी करने के लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आए थे, और 6 स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स खोले गए थे। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, कोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अब ये देखो, बहुत अच्छी चीज यहां पर लेकर आए थे इन्होंने। यहां पे क्या कहा, देखो, द नरसिम्हम कमेटी एडवोकेट किया था इन्होंने, क्या, डेट इंटरेस्ट रेट शुड बी अलाउड टू डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेज, मार्केट फोर्सेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिंस 1992 इंटरेस्ट रेट्स हैज बिकम मच सिंपलर और एंड फ्रीयर। तो 1992 में क्या हुआ, इसे जो भी इंटरेस्ट रेट थे वो सारे के सारे सिंपल कर दिए गए और फ्रीयर छोड़ दिए, मतलब थोड़े से कम कर दिए गए थे। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैज नाउ द फ्रीडम, इनको फ्रीडम दी गई किसके लिए,
सेट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट रेट को ऑन देयर डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू मिनिमम फ्लोर रेट और मैक्सिमम सीलिंग रेट, ये इनको डिसाइड करके दिया गया। इंटरेस्ट रेट्स ऑन डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स हैज बीन डीकंट्रोल, तो इंटरेस्ट रेट जो था वो इनको डीकंट्रोल किया गया। फिर कहा जब PLR जो हमने देखा था, वो मैंने आपको बताया था एक छोटा सा, इसके बारे में से अलग बताना था, जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग था, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग PSL, इसमें हमने कहा था 40% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को तो देना ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइम लैंडिंग रेट्स ऑफ SBI एंड अदर बैंक्स ऑन जनरल एडवांस ऑफ ₹2 lakhs हैज बीन रिड्यूस्ड। तो कहता जो कोई भी बैंक है वो अपने 2 लाख रुपए का अगर लोन दे रहे हैं, सॉरी 2 लाख से कम का अगर लोन दे रहे हैं, तो उसके लिए रेट कौन डिसाइड करेगा? RBI डिसाइड करके देगी, मतलब रेट जो है वो कम कर दिए गए। लेकिन कहा कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा का लोन दे रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट जो रेट है उसे सेट कर सकते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स अबव 2 लाख हैज बीन फुल्ली डी कंट्रोल, तो उसे डी कंट्रोल किया गया, वो छोड़ दिया गया बैंक के हवाले कि हाँ भाई भैया आप अपने आप डिसाइड करो, हम तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख से कम, मतलब कुछ जो लोग हैं जो छोटे लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो अपना बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं और वो 2 लाख तक का लोन लेना चाह रहे हैं, तो हम उस पर इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दे रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा बड़ी अमाउंट आ जाएगी तो उस पर आप डिसाइड करो आपने कितना कमाना है, ठीक है। The interest rate on deposits and advances for all cooperative banks has been deregulate किया गया subject to minimum lending of कितनी 13% की, तो 13% से यहां पर क्या किया गया? डीरेगुलेट किया गया। नेक्स्ट बात करें तो फेजिंग आउट ऑफ डायरेक्टेड क्रेडिट। द कमिटी सजेस्ट फेजिंग आउट ऑफ द डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम। इट इज सजेस्टेड दैट क्रेडिट टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शुड बी रिड्यूस्ड 10% to 40%। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा रिकमेंडेशन था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मानने के लिए इनकार कर दिया, ठीक है। क्यों किया गया? क्योंकि कहा कि जो PSL है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, और एग्रीकल्चर सेक्टर को आप 40% जो आपका लोन का पोर्शन है उसका 40% आप किसको देते हो? एग्रीकल्चर सेक्टर को। 60% का जिसको मन करे उसको दे दो। होता ऐसा है कि 100% है, 100 में से आप 40% तो दोगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, बाकी 60% आपकी मन मर्जी है, किसी मर्जी को दो, कम से कम 40% तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कहा कि इसमें एम नरसिम्हन ने कहा कि आपने ये जो 40% क्राइटेरिया ना एग्रीकल्चर वाला, इसे घटा के 10% कर दो, क्योंकि बेफालतू का पैसा यहां जाता है। तो गवर्नमेंट ने समझाया कि भाई मेरी बात सुनो, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के पास पैसा जा रहा है ना वो 40%, वो जाना जरूरी है, क्योंकि मेन प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर अपना होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, और अगर वही ग्रो नहीं करेगा तो कोई भी फर्दर सेक्टर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस रिकमेंडेशन को मानने से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इनकार कर दिया गया, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था, ठीक है। फिर बात करें एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। यहां पे बात करेगी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। द बैंकिंग कंपनी एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट वाज अमेंड किया गया टू एनेबल द बैंक्स टू रेज कैपिटल थ्रू पब्लिक इश्यूज। पहले क्या होता था? पहले ना जो भी बैंक्स थे उनको कैपिटल मार्केट से पैसा जो है वो लेने की परमिशन नहीं थी कि आप जो अपनी जो शेयर्स हैं उनको इश्यू करके नहीं ले सकते हो, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेशन में ये बोला कि इनको अलाउ करो, इनको थोड़ा फ्री छोड़ो, ताकि वो वहां से कैपिटल मार्केट में जब जाके पैसा खुद लगाएंगे तो ऑब्वियसली चीज है, बैंक जा रहा है तो मोटा पैसा लगाएगा, और मोटा पैसा जाएगा किसके? इंडस्ट्री सेक्टर या सर्विस सेक्टर के पास, तो जो मनी की सर्कुलेशन है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन दैट the holding of central government would not fall 51% of paid up capital. SBI has already raised substantial amount of funds through equity and bonds. तो उस SBI ऑलरेडी इक्विटी और बॉन्ड से ले रहा था, ठीक है। फिर कहता है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस। एम नरसिम्हन ने कहा कि आप ना ये इतना ज्यादा बाउंडेशन मत लगाइए। क्या कहा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर गिवन फ्रीडम दो इनको टू ओपन न्यू ब्रांचेस। उसने ये कहा कि आप जो ओपन करना चाह रहे हैं अपनी न्यू ब्रांच, मान लीजिए एक इस एरिया में यहां पर ब्रांच है और एक इस एरिया में यहां पर ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, तो आप ब्रांच खोल लीजिए, लेकिन आपको न्यू लाइसेंस इशू करवाने की नीड नहीं है। आप क्या करना, आप सिर्फ और सिर्फ हमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग दे देना कि जी हाँ जी, हम अपना जो बैंक है वो यहां पर खोलना चाह रहे हैं, आप प्लीज हमें खोलने की परमिशन दे दीजिए। तो आप खोलो, बल्कि बढ़िया है, अनबैंक्ड से बैंक्ड एरिया बनेगा वो
अनबैंक से बैंक एरिया, क्योंकि अगर बैंक वहां पे जाएंगे तो इस पूरे जो एरिया है इसमें सर्विस सेक्टर जो सर्विसेज पहुंचेंगी बैंकिंग की, तो ये तो अच्छी बात है। तो वो कहते हैं हम आपको ये जो लाइसेंस वाला सिस्टम है ना, इस लाइसेंस वाले सिस्टम को बंद करो। एक बार लाइसेंस ले लिया शुरुआत में अच्छी बात है, ब्रांच कहीं और खोलनी है तो लाइसेंस वाली पंगा मत डालो। आप क्या कहो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग दे देना, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट तो लोकल एरिया बैंक्स। अब लोकल एरिया बैंक में मैंने आपको बताया था 7 बैंक्स जिसमें हमने बात करी 4 की, और 4 में से अब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कितने हैं, 3 बैंक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। In 1996, RBI issued guidelines for setting up local area banks and it gives its approval for setting up 7 लोकल एरिया बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो 7 लोकल एरिया बैंक्स को खोला गया था। लोकल एरिया बैंक्स विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग रूरल सेविंग। मोबिलाइज कैसे किसको करता है, रूरल गांव की सेविंग्स को, एंड चैनलिंग देम इनटू इन्वेस्टमेंट इन लोकल एरियाज, ठीक है। तो वो क्या करता है कि गांव से पैसा उठा के और वो लोकल एरिया में जाके उसे चैनलाइज करता है, ठीक है। तो यहां पर 3 तरह के जो वो बैंक्स थे लोकल एरिया बैंक जो आज के टाइम पे प्रेजेंट हैं, तो वो कौन कौन से बैंक हैं, ध्यान है आपको। हमने बात करी थी एक तो कृष्णा सुभद्रा बैंक की, ध्यान है, कृष्णा समृद्धि वाला, ठीक है, सॉरी कृष्णा समृद्धि। उसके बाद एक कोस्टल एरिया वाला था, कोस्टल लोकल एरिया, और एक था सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, ठीक है। तो ये 3 बैंक आज के टाइम में प्रेजेंट है, और एक था कैपिटल वाला बंद कर दिया गया, ठीक है। तो 7 खोले गए थे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे 3 ही प्रेजेंट हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सुपरविजन की बात करें तो सुपरविजन कैसे, किस पे, कमर्शियल बैंक्स की। तो आरबीआई हैज सेट अप ए बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, बीएफएस खोला गया। क्या खोला गया, बीएफएस, बैंकिंग बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन खोला गया। किसके लिए, एडवाइजरी काउंसिल टू स्ट्रेंथन द सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने क्या कहा कि हम लोग बीएफएस खोल रहे हैं एक, जो हमें एडवाइस करेगा ताकि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो सुपरविजन है वो अच्छा हो सके, ठीक है। 1994 में आरबीआई ने स्टैब्लिश किया एक न्यू डिपार्टमेंट नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट था फॉर सुपरविजन के लिए, किसके ऊपर, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। 11th की बात करते तो कहता है कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। नाउ बैंकिंग इज ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, अभी फिलहाल में है। तो यही कहा कि उस टाइम पे हो चुका था प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि 1969 में और 1980 में 2 बार नेशनलाइज किया गया था। और यहाँ पे नेशनलाइज क्यों किया गया कि हाँ जी प्राइवेट वालों के ऊपर तो भरोसा करते नहीं थे, पब्लिक के ऊपर भरोसा करते, पब्लिक बैंक्स के तो इधर यहाँ पे करा। तो थे तो प्राइवेट पहले से ही, सबसे पहले प्राइवेट बैंक ही शुरू हुए थे, ठीक है। तो वहां पे क्या था, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन था बैंकिंग सिस्टम। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फंक्शनिंग, कर चुके थे। दीज न्यू बैंक्स आर अलाउड टू रेज कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अप टू 20% एंड फ्रॉम एनआरआईज कितना, 40%। तो जो भी प्राइवेट बैंक्स थे उन्हें कहा कि हाँ आप रेज कर सकते हो अपनी कैपिटल को बाहर से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कितना, 20% तक, और अगर एनआरआई से किसी से करते हो तो वो 40% तक आप उनसे रेज कर सकते हो, ठीक है। देखिए जब लाइसेंस देने की बारी है प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट बैंक्स को, तो इन्होंने 3 फेज में लाइसेंस प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड क्या था 1993 में, जिसमें 10 बैंक्स को लाइसेंस दिया गया, 6 और 4, 6 तो है वर्किंग कंडीशन में आज भी और 4 हो गए बंद। तो 6 कौन कौन से हैं, एक तो है HDFC, दूसरा है ICICI, तीसरा है IDBI, ठीक है, चौथा है उसके बाद अपने पास UTI, उसके बाद है DCB, और उसके बाद लास्ट क्या है, इंडस्ट्रियल बैंक, ठीक है। तो ये 6 बैंक जो है वो आज भी रनिंग में हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की, बैंक ऑफ पंजाब की, सेंचुरियल बैंक की या फिर टाइम्स बैंक की, तो वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, बंद हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड राउंड में इन्होंने 2001 में चलाया, जिसमें 2 बैंक्स को लाइसेंस दिया गया। अब वो 2 बैंक्स कौन कौन से थे, एक तो था कोटक महिंद्रा, दूसरा बैंक था कौन सा, यस बैंक। तो सेकंड राउंड में इन्होंने किसको किसको लाइसेंस दिया, कोटक बैंक को और यस बैंक को। फर्स्ट राउंड में दिया इन्होंने 10 बैंक्स को, जिसमें से 6 और 4, मतलब 6 बैंक आज भी चल रहे हैं और 4 बैंक बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब बारी आई थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड जो था वो 2013 में चलाया गया, जिसमें कहा गया कि 23 बैंक ने यहां पे क्या किया गया, अप्लाई किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस कितनों को मिला, 2 बैंक्स गेट लाइसेंस कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक्स, ठीक है। तो हमने देखा था ऑलरेडी यूनिवर्सल बैंक होता क्या है, ठीक है।
थर्ड राउंड कब हुआ? 2013 में, जिसमें 23 बैंक्स ने अप्लाई किया। अब इनमें थर्ड राउंड में कंडीशन रखी गई थी, कंडीशन थी ये वाली दो। कंडीशन क्या थी? एक तो नेट वर्थ हो कितनी एक्सीड करती हो किससे? 1000 करोड़ से। पहली कंडीशन क्या? कि आपकी नेट वर्थ 1000 करोड़ से इंक्रीज ज्यादा हो, और आप जो भी ब्रांचेस खोलेंगे वो 25% ब्रांचेस कहां पे हो? अनबैंक्ड एरिया में हो। अनबैंक्ड एरिया का मतलब क्या है? अनबैंक्ड एरिया का मतलब जहां पर कोई भी बैंक नहीं है। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन से फुलफिल करनी थी कितने? 18 मंथ्स में। जिन बैंक्स ने इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया, उन दोनों बैंक्स को यहां पर लाइसेंस मिल गया था। ठीक है, तो पहला यहां पर बैंक था कौन सा? इन दोनों बैंक्स में से पहला था बंधन बैंक, और दूसरा था यहां पर अपने पास IDFC। ठीक है, तो इसे 2015 में खोला गया और इसे 2014 में खोला गया। ठीक है जी, तो फर्स्ट राउंड हुआ 1993 में, जिसमें 10 बैंक्स को लाइसेंस मिला। सेकंड राउंड हुआ 2001 में, जिसमें 2 बैंक्स को लाइसेंस मिला। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड हुआ 2013 में, जिसमें 23 ने अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितनों को मिला? 2 को मिला। लेकिन इसके ऊपर कंडीशन थी कि आपकी जो नेट वर्थ है वो 1000 करोड़ से ज्यादा हो, और 25% जो आपके ब्रांचेस हो वो कहां पे हो? अनबैंक्ड एरिया में होने चाहिए। और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी थी 18 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, तो 2 बैंक्स को लाइसेंस यहां पे मिल गया। दोनों बैंक्स ये थे साउथ के बैंक्स। ठीक है, और इन साउथ के बैंक्स में बहुत पैसा था, तो इन्होंने जल्दी से जल्दी इसका अपना करके और यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस यहां से इनसे ले लिया था। ठीक है, तो कौन कौन सा? बंधन बैंक और IDFC बैंक। ठीक है, अभी देखें तो 11 पेमेंट बैंक्स हैं, और अपने पास कितने हैं? 10 जो है वो स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक्स भी हैं। अच्छा, इनकी क्या रिक्वायरमेंट थी खोलने की? इनकी रिक्वायरमेंट ये थी, अगर आपको ध्यान है कि 2014 में जीरो बैलेंस के अकाउंट खुले थे, तो जीरो बैलेंस के अकाउंट खुलने की वजह से ना कमर्शियल बैंक्स के ऊपर बेचारों के पास बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था। अब बहुत ज्यादा बर्डन होने की वजह से ये 10 बैंक्स, तो ये पेमेंट बैंक्स खोले गए, 11 पेमेंट बैंक्स और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले गए, ताकि ये भी जो है वो जीरो बैलेंस के अकाउंट खुलवा सके, ताकि लोग जो है वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड मतलब ले सके। ठीक है, और ये सारा का सारा जो काम हुआ था वो हुआ था किस चीज के लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। किसके लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ठीक है जी, तो ये है आज का अपना लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और टेलीग्राम का एक ग्रुप है अपना कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से ही, आप जाके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।